नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक बेटे ने अपनी बूढ़ी विधवा माँ को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। राधा जी घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटी हुई थी और अपने स्वर्गवासी पति को याद कर उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनका पिछले साल किसी गंभीर बीमारी से निधन हो गया था। राधा जी ने अचानक देखा कि उनके बेटे बहू उनसे मिलने उनके पास चले आ रहे हैं। राधा जी ये देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश हुई। साल भर बाद उनके बेटे और बहू उनसे मिलने के लिए गांव आए थे, या ये कहो कि उनके पति रामेश्वर जी की मौत के बाद आज पहली बार वे दोनों गांव आए थे। पति के जाने के बाद राधा जी अब अकेली रह गई थी। यूं तो उनकी एक बेटी गौरी भी थी, जिनकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन गौरी की भी अपनी गृहस्थी थी, इसीलिए राधा जी उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। फिर भी वह महीने में एक बार तो समय निकालकर अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए आ ही जाया करती थी, लेकिन उसकी गृहस्थी में कोई समस्या न आए, इसलिए राधा जी उसे समझाती थी कि वह ज़्यादा उनके बारे में ना सोचे। लेकिन वह कहती, माँ मैं मानती हूँ कि शादी के बाद लड़की का ससुराल उसकी पहली जिम्मेदारी है, पर माँ भैया भाभी के भरोसे तो आपको नहीं छोड़ सकती ना। उन्हें अगर इतनी ही आपकी चिंता होती तो पापा की मौत के बाद आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं चले जाते। और फिर वह ही नहीं, सभी रिश्तेदार कहते थे कितना कमीना बेटा है, इकलौता बेटा है, फिर भी इतनी शर्म नहीं है कि अपनी माँ को पलटकर भी देख लेता। पर राधा जी ने जैसे ही बहू बेटे की शक्ल देखी तो वे सारी बातें भूल गई। याद था तो बस इतना कि देर से ही सही मेरा बेटा मुझे ले जाने के लिए तो आ ही गया। अब राजन और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले तो उन्हें यह सब सुनने को मिला। राजन अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है तू, तेरी माँ का तेरे अलावा है ही कौन, और तू उन्हें यहाँ गांव में खुद छोड़कर खुद मजे से शहर में रह रहा है। वह गांव में जहां भी गया उसे यही ताने सुनने पड़े, और फिर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, सब सच ही कह रहे थे। किंतु सच्चाई बुरी थी कि राजन उसे सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल वह घर पे लोन लेना चाहता था, जो कि माँ के नाम था, इसलिए वह केवल अपने मतलब से अपनी माँ के पास आया था। और जब उसने अपने लिए यह सच सुना तो गुस्से और देश में आकर उसने कुछ सोचा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, मीरा हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान पैक कर लेना। फिर अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आप भी मेरे साथ शहर चलो, यहाँ गांव में अकेले कैसे रह पाओगी। यह सुनते ही तो जैसे राधा जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, वह खुशी खुशी अपने कपड़े बांधने लगी। बहू ने भी कपड़े पैक करने में अपनी सास की मदद करने लगी। शाम को बेटा और बहू दोनों अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल गए। जाते वक्त राधा जी अपने पड़ोसियों से विदा लेती हैं, देखा बहन, मैंने कहा था ना कि मेरा राजन ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। और देखो आज मैं अपने बेटे और बहू के साथ जा रही हूँ, अब मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी और मेरे कारण मेरे बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। जो इतना परेशान होती थी वह भी सुकून से अपने घर में रह पाएगी। अच्छा बहन चलती हूँ, कहकर राधा जी अपने बेटे बहू के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। सफर काफी लंबा था, इसलिए राजन ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और बोला, माँ अब खाना खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया।
और फिर हमें घर से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है। अब तो आपको भूख भी लगी होगी। राधा जी अपने बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठी। राधा जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे और मैं खाना खाऊं? नहीं बेटा, तुम लोग भी चलो मेरे साथ, मैं ही खाना खाएंगे, वरना मुझे भी भूख नहीं है। मैं भी घर जाकर ही खाना खाऊंगी। राजन ने बहुत कोशिश की राधा जी खाना खाने के लिए वहां उतर जाएं, लेकिन वो अपने बेटे के मोह बस कहीं नहीं गई और राजन को भी उतर कर जाना पड़ा, क्योंकि राजन को अपना काम निकलवाना था। वह बड़ी शालीनता के साथ गाड़ी से उतरकर माँ के साथ खाना खाने के लिए गया और साथ में उसकी पत्नी भी। तीनों ने ही वहीं खाना खाया और वहां से निकल पड़े। देर रात तक तीनों घर पहुंचे थे, इसलिए जाकर ऐसे ही सो गए। सुबह उठे तो बहू ने राधा जी को बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाया और खूब सेवा पानी की। कई दिन ऐसे ही निकल गए। वे बहुत खुश थी। बहू भी अच्छी थी, खूब सेवा पानी करती थी। 5वें दिन राजन माँ से कहने लगा, माँ, अब तो आप यहाँ रहने लगी हो। गांव वाला मकान खाली ही तो रहता है। मैं सोच रहा था क्यों ना उस मकान को बेच दिया जाए, फिर उसके पैसों से मैं यहाँ पर छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। पहले राधा जी ने मना किया, पर राजन के जोर देने पर वह मान गई। राधा जी ने सोचा कि अब तो बेटे बहू के पास ही रहना है, फिर घर का क्या है, जहाँ परिवार साथ रहे वहीं घर बन जाता है। यही सोच शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गांव की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कराने के बाद एक दिन राजन बोला, माँ चलो तुम्हें मंदिर घुमा लाता हूँ। एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है और आज सोमवार भी है, भोलेनाथ के दर्शन कर लेना। राजन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। वह अपने मन में कोई और ही विचार बनाए हुए था, पर राधा जी कुछ ना समझी। वे बेचारी खुशी खुशी बेटे के साथ मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर पहुंचते ही राजन बोला, माँ तुम अंदर जाकर दर्शन कर लो, मैं आता हूँ, कुछ काम है, जरा वह निपटाना है। वह अंदर गई और जाकर पूजा पाठ करने लगी और राजन अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से निकल गया और राधा जी अपने पूजा पाठ में लगी रहीं। राधा जी को घंटा भर तो हो ही चुका था, पर पूजा करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और वह 2 घंटे और बैठी रहीं। ऐसे ही बैठे बैठे उन्हें 3-4 घंटे हो गए, लेकिन राजन उन्हें लेने के लिए नहीं आया। अब तो सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ गया था और राधा जी को बहुत भूख लगने लगी। वे मंदिर से बाहर निकली और वहीं आसपास ही राजन को ढूंढने लगी। राधा जी घंटों तक वहां बैठी रही, लेकिन जब दोपहर का 1 बज गया और राजन उन्हें लेने नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंतित हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी। ना ही तो उन्हें घर का पता था, ना ही बेटे या बहू का नंबर याद था। बेचारी जाती भी तो कहाँ, अनजान शहर अनजान लोग। ऊपर से यह बात भी उन्हें परेशान कर रही थी कि यदि वह कहीं चली गई और फिर राजन उन्हें लेने आया तो परेशान हो जाएगा। इसलिए वह वही सीढ़ियों पर बैठी रही। सुबह से कुछ खाया न पिया। बेचारी वैसे ही पति के जाने के बाद से खुद पर ध्यान न दे पाने के कारण पहले से ही इतनी कमजोर थी। ऊपर से आज सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उन्हें कुछ खाने को ना मिल पाने के कारण वह वहीं बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गिरी। उसी वक्त एक चमचमाती काली गाड़ी सामने आ गई, जिसमें से एक नौजवान युवक निकला और बोला, अरे अरे आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? लेकिन राधा जी बेहोश थी। पास के लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उनकी आंख खुली। वह बहुत घबरा गई थी।
होश में आते ही राजन राजन चिल्लाने लगी। उन्हें अपने बेटे के घर का पता तो याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थी। जब होश आया तो सामने एक लड़का खड़ा था जो बहुत ही परेशान था। राधा जी के होश में आते ही वह बोला, आंटी जी आप अभी बेहोश हो गई थी शायद, और आप मेरी गाड़ी के सामने आ गिरी। इन लोगों को लगा कि मैंने आपको चोट मार दी है। बताएं आप इन्हें कि यह सब गलत है। ये सोच रहे थे। राधा जी बोली, हाँ बेटा मैं बेहोश ही हुई थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राधा जी ने जब यह बोला तो उस लड़के को थोड़ी राहत मिली और बाकी सभी लोग भी चले गए। फिर वह लड़का बोला, आंटी जी आपको कमजोरी है, शायद तभी आपको चक्कर आ गए होंगे, पर इतनी धूप में आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। राधा जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है, पर वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने उस लड़के से कहा, बेटा मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर गई थी, लेकिन वह अभी तक लौट कर नहीं आया। लड़के ने कहा, आंटी आप मुझे एड्रेस बता दो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। राधा जी ने बताया कि मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतजार करती रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, पहले शहर में तो पहुँच जाएं, फिर घर कैसे ढूंढना है वह भी सोचते हैं। मेरे भैया पुलिस में हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का राधा जी को लेकर शहर को निकल गया। राधा जी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और वह लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहता है। लड़के ने बताया कि आंटी जी मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, परिवार के साथ वहीं रहता हूँ। शहर की सीमा में प्रवेश करने के बाद लड़का सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। उसने अपने भैया को फोन कर बुलाया और सारी स्थिति समझा दी। उसका भाई भी जल्दी ही उनके पास पहुंचा। आकर उसने राधा जी को देखा, फिर पूछा, आप वहां कब से बैठी थी आंटी जी? तो उन्होंने सब बात बताई कि कैसे आज सुबह राजन मंदिर ले जाने की जिद कर रहा था और फिर वह मंदिर सुबह ही पहुंच गए थे और अब तो शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ आई भी थी कि यदि शहर में पहुंच जाऊंगी तो किसी भी तरह घर तो पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि वह लड़का जो अभी आया था जिसका नाम राज था वह पुलिस में था। आते ही उसे समझने में देर ना लगी कि राजन ने अपनी मां से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहां छोड़ा था। वह बोला, आंटी जी मुझे तो लगता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपके बेटे को ढूंढते हैं। राधा जी को भूख तो बड़ी जोर की लगी थी, पर उन्हें अनजान लड़कों पर बोझ बनना सही नहीं लगा। वह बोली, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी, आप दोनों खाना खा लो। वे बोले, हम भी तो खा ही रहे हैं आंटी जी, और बेटा कहाँ भागा जा रहा है? जहाँ भी होगा उसे वहीं पकड़ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए, आइए। उन्होंने राधा जी को खाना खिलाया और फिर अपने घर ही लेकर चले गए। राज बोला, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं कल आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। उधर राजन ऑफिस से आकर मजे से टीवी देख रहा था तो उसकी पत्नी ने पूछा, राजन मम्मी जी कहाँ है? आप सुबह मंदिर लेकर गए थे, वह सुबह से घर नहीं आई। राजन बोला, नहीं आई तो आ जाएंगी, कहीं गई होंगी, कहीं आसपास घूमने। तो उसकी पत्नी बोली, लेकिन गई तो तुम्हारे साथ थी, फिर तुम कहाँ छोड़ आए उन्हें? राजन बताओ मुझे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? राजन जोर से चिल्लाया,
क्या राजन राजन पागल हो गई हो और इतना क्यों मरी जा रही हो? वो मेरी माँ है, मैं चाहे जो करूं, चाहे जहाँ छोड़ दूं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आया समझ? उसकी पत्नी बोली, मैं तो समझ रही हूँ, पर शायद तुम भूल गए हो, वो तुम्हारी माँ है जिन्हें तुम दर दर की ठोकर खाने को तुमने आज एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है राजन, भूलना मत कभी इस बात को। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा और समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। वह इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। उधर राज ने राधा जी के बारे में घर पर सभी को बता दिया। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राधा जी भी बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन राजन अपने काम पर निकल गया, पर उसकी पत्नी की बातों का कुछ तो असर हुआ था उसके दिमाग पर कि तभी गाड़ी से बाहर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने बेटे को गोद में उठाए थी, जबकि वह स्वयं विकलांग थी। कभी अपनी छड़ी संभालती, फिर कभी अपने बच्चे को। यह सब देख उसे वह सब याद आने लगा जो बचपन उसकी माँ के प्यार में बिताया था। वह याद करने लगा कैसे छोटी सी चोट लगने पर भी उसकी माँ उसे एक कितना दुलार करती थी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर फटी शॉल बिछाकर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी जिसके पैरों में इतनी चोट लगी थी कि खून निकल रहा था, पर वह दर्द से कराहती हुई करवटें बदल रही थी। तभी जैसे ही उस औरत के अंदर राजन को उसकी माँ दिखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ के जिस प्यार और दुलार को भूल चुका था वह उसे याद आने लगा। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंचा जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक उसकी माँ नहीं थी। आसपास उसने लोगों को हुलिया बताया और पूछा तो वहीं फूल की दुकान लगाने वाले ने बताया कि कल एक औरत थी जो यहाँ घंटों सीढ़ियों पर किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। फिर एक लड़के की गाड़ी के आगे आ गई। यह सुनकर तो जैसे राजन की जान ही निकल गई। वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझसे उस माँ का पेट तक न भरा गया। वह इतना सब सोचने लगा कि तभी वहाँ फूल वाले की पत्नी आ गई और बोली, लेकिन वह माताजी ठीक है। वह लड़का उन्हें अपने साथ ले गया। वह बस बेहोश हो गई थी। यह सुनकर राजन को थोड़ी राहत मिली, साथ ही अब वह चिंतित हो गया कि इस समय उसकी माँ कहाँ है। आखिर वह वहाँ से निकला और अपनी माँ को ढूंढने लगा। इधर राज ने नाश्ता करते समय राधा जी से घर के आसपास का माहौल या कोई पहचान जानने की कोशिश की तो राधा जी ने बताया, मेरा बेटा एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में रहता है जिस पर पूरी बिल्डिंग पर गांधी जी की तस्वीर बनी है और हमारे घर के पीछे की तरफ ही एक बहुत बड़ा सा अस्पताल है जिस पर MK करके फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। मुझसे वो पढ़ा नहीं जाता। राज ने शहर की सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो नेट से निकाली और फिर MK हॉस्पिटल सर्च किया, क्योंकि राधा जी का बेटा एक अच्छी सोसाइटी में रहता था जिसकी फोटो नेट पर पड़ी हुई थी। फोटो देखकर राधा जी वह पहचान गई। हाँ बेटा, यही है मेरे बेटे का घर। फिर हॉस्पिटल की फोटो दिखाकर राज ने कंफर्म किया और राधा जी को लेकर चल पड़ा। उन्हें उनके घर छोड़ने बिल्डिंग तो मिल गई, लेकिन फ्लोर कौन सा है, फ्लैट कौन सा है, उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन राज ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और राजन के नाम से फ्लैट नंबर पता किया और राधा जी को लेकर उनके घर गया।
राधा जी की बहू ने दरवाजा खोला तो वह अपनी सास को गले लगाकर रोने लगी। माँ, आप ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तभी राज बोला, ये ड्रामा बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है? राधा जी राज की ओर देखकर बोली, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? राज बोला, सही कह रहा हूँ आंटी जी, पूछिए अपनी बहू को, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा वहाँ। राधा जी वहीं बहुत चुप रही, क्योंकि वह जानती थी गलती उसके पति की है। ऊपर से राज वर्दी में था तो वैसे भी ज्यादा न बोलने में ही उसने अपनी भलाई समझी। और उधर राजन पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसका मन ग्लानि से भर आया। वह पूरा दिन अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी पत्नी की कॉल आई। वह बोली, सुनो राजन, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। राजन आज वैसे भी काम पर नहीं गया था। वह घर आया। आते ही उसने देखा कि दरवाजा उसकी माँ ने खोला है। एक पल को तो वह यकीन नहीं कर पाया। राजन अपनी माँ को देखकर रोते हुए उनके पैरों में गिर गया, अपनी माँ से लिपट गया और माफ़ी मांगने लगा। तभी बाहर आता हुआ राज बोला, क्या ड्रामा करते हो दोनों पति पत्नी? उसने राजन का कॉल पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी किया है जो उनके लिए दुखदाई है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राधा जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, राज बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तब राज बोला, आंटी जी आपका बेटा जानबूझकर आपको वहाँ छोड़ आया था। राधा जी अवाक रह गई। राजन की ओर देखने लगी तो राजन उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे आपका रोकना टोकना बहुत खलने लगा था। राज बोला, रोकना टोकना खल रहा था? यह उनसे पूछो जिन्हें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। तुम रात को लेट भी आओ तो शायद पत्नी खाना बनाने का आलस कर जाए, पर माँ तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी। भगवान ने जो अनमोल वरदान तुम्हें दिया है उसकी कदर करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो प्यार हमें मिलता है वह अनमोल है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो तड़पते हैं दिन रात, लेकिन उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। राजन को अपनी गलती का पछतावा था। राज राधा जी से यह कहकर चला गया, आंटी जी मैं आता रहूँगा, कोई भी परेशानी तो बताइएगा ज़रूर। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।